हेलो। आज हम एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं जिसका नाम है फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज ये प्रॉब्लम सुन के बहुत लोगों को ये लग सकता है कि इट इज़ अ वेरी इजी प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन वाइज आप 6 से 8 लाइन का कोड लिखते हो एंड दैट्स ऑल यू नीड इन द कोडिंग पार्ट, राइट? दैट इज़ ट्रू। इम्प्लीमेंटेशन वाइज ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, लेकिन इसके बिहाइंड, इसके पीछे का रिकर्शन समझ लेना इज़ क्वाइट ट्रिकी, डिफिकल्ट बट वेरी इंटरेस्टिंग। और एक बार आपको इस प्रॉब्लम के पीछे का रिकर्शन अगर समझ में आता है, देन दैट विल बी अ बिग माइलस्टोन अचीव्ड इन द बेबी स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग इन ऑर्डर टू लर्न द रिकर्शन। तो इसका पहले इंग्लिश में वर्डिंग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम का इंग्लिश वर्डिंग कैसे रहता है। द फिबोनाची numbers commonly denoted f of n form a sequence called the Fibonacci sequence such that each number is the sum of the two preceding ones starting from 0 and 1। अब ये तो हुआ इंग्लिश वर्डिंग, लेकिन हमें इतने प्रॉपर तरीके से इंग्लिश वर्डिंग समझ में नहीं आती, तो इसका हिंदी अनुवाद विद अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। एक बात तो पक्की है कि लास्ट में उन्होंने दिया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and 1, तो इसीलिए हमने 0 and 1 एक एरे स्ट्रक्चर में या ब्लॉक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि सच दैट ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग वंस। सो टू प्रीसीडिंग नंबर्स दैट इज 0 and 1, ये दो नंबर का सम होगा अगला नंबर, राइट? सो 0 and 1, सो 0 and 1 इसका सम हुआ 1, 1 and 1 इसका सम हुआ 2, 2 plus 1 इसका सम हुआ 3, 3 plus 2 इसका सम हुआ 5, 5 plus 3 इसका सम हुआ 8, 8 plus 5 इसका सम हुआ 13, 13 plus 8 इसका सम हुआ 21 एंड द लिस्ट goes on so on and so forth till n or infinity we can say that। अब इसका देखते हैं इनपुट क्या दिया हुआ रहता है और आउटपुट हमें क्या दिखाना होता है कंसोल पे या टर्मिनल पे। तो इनपुट में एक नंबर दिया जाएगा विच इज नथिंग बट द इंडेक्स एट विच, और इस फिबोनाची सीक्वेंस में फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर उन्होंने दिया है 5, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स पे इस फिबोनाची सीक्वेंस में आएगा 3। तो इस प्रकार से इसका आउटपुट रहता है। अब इसका कोड देखते हैं और इस कोड का रिकर्शन ट्री एज वेल एज स्टैक ट्रेस देखते हैं। सो टू अंडरस्टैंड और ड्राई रन that will make us understand this recursion behind this Fibonacci sequence। या तो कोड में आप देख सकते हो हार्डली 6 to 7 लाइंस का कोड है, जिसको मैंने एनकैप्सुलेट किया है फिबो नाम के एक फंक्शन में। एंड फिबो नाम का फंक्शन उसके अंदर फिर से फिबो नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, जिसको हम रिकर्शन कहते हैं। तो हर एक रिकर्शन में आपको पता होगा, या अगर पता नहीं होगा तो बेस कंडीशंस रहती है जो डिफाइन करती है कि ये रिकर्शन कब स्टॉप होगा। अगर ये रिकर्शन अगर स्टॉप ही नहीं होगा तो इन्फिनाइटली तो ये एग्जीक्यूट हम नहीं कर सकते, उसको कुछ तो टर्मिनेटिंग कंडीशन होनी चाहिए जिसको हम बेस कंडीशन कहते हैं। तो इस प्रोग्राम में दो बेस कंडीशन है, जो कि है कि अगर n जो इस पैरामीटर से आ रहा है फिबो को, अगर वो 0 होगा या 1 होगा तो यहां से हम रिटर्न करेंगे विच विल बी द टर्मिनेटिंग कंडीशन और द बेस कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर हम रिकर्शन और रिकर्सिव कॉल करेंगे। तो अब इस रिकर्शन का हम स्टैक ट्रेस और रिकर्शन ट्री देखते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से। तो लेट्स कंसिडर ये फिबो नाम के फंक्शन को हमने 4 पास ऑन किया, यानी कि इनपुट हमने 4 लिया, तो ये कोड वर्क कैसे करेगा, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे रिकर्शन ट्री में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे बॉटम राइट एंड पे मैं उसका स्टैक ट्रेस दिखा रहा हूँ। तो लेट्स कंसिडर 4 हमने इनपुट पास किया फिबो को, फिर 4 यहाँ पे आया, n इक्वल्स टू 4 हो गया। 4 इस इफ में नहीं जाएगा क्योंकि 4 इक्वल टू 0 नहीं है, 4 इक्वल टू 1 भी नहीं है, इसीलिए वो इस इफ में भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा इस लाइन पे रिटर्न फिबो n-1, तो वो कॉल करेगा रिकर्सिव फिबो को और n-1 पास ऑन करेगा, तो 4-1 हो गया 3, तो फिबो 3 को कॉल गया, फिबो 3 की स्टैक ट्रेस पुश हो गई। उसके बाद n अब हो गया 3, तो उसके बाद 3 होने के कारण ये इफ इस वाले भी इफ में नहीं गया और इसके नीचे वाले के इफ में भी नहीं गया, ये फिर से गया रिटर्न फिबो n-1 को, और रिकर्सिवली फिबो n-1 को उसने कॉल किया। इस समय 3-1 2 हो गया, इसीलिए फिबो 2 को उसने कॉल किया, फिबो 2 की स्टैक ट्रेस भी पुश हो गई।
उसके बाद सेम होगा फिबो 1 के लिए, क्योंकि 2 इक्वल टू 0 नहीं है, 2 इक्वल टू 1 भी नहीं है, इसलिए फिबो n-1 दैट इज फिबो ऑफ 1 को कॉल किया, उसकी भी स्टैक ट्रेस पुश हो गई। अब क्या होगा, फिबो 1 पास ऑन हुआ है तो n की वैल्यू हो गई 1, 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, तो ये इफ कंडीशन भी स्किप हो गई। लेकिन यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 है, इसीलिए वो रिटर्न करेगा 1। अब इसने अगर 1 रिटर्न किया, 1 रिटर्न करने के बाद क्योंकि ये फिबो नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ पूरी तरीके से, रिटर्न स्टेटमेंट को भी उसने एग्जीक्यूट किया है, तो फिबो 1 की स्टैक फ्रेम पॉप हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो जाते जाते 1 दे जाएगा फिबो ऑफ 2 इस फंक्शन को, जो कि अभी भी स्टैक में है और उसका एग्जीक्यूशन खत्म हुआ नहीं है, राइट। तो 1 आ गया फिबो 2 के स्टैक ट्रेस में। अब ये पार्ट तो रिजॉल्व हो चुका है, फिबो n-1 तो उसने रन किया है, लेकिन प्लस फिबो n-2 ये रन करना बाकी है, तो अब वो कॉल करेगा फिबो n-2। सो फिबो 2 के स्टैक ट्रेस में n2 था, 2 - 1 क्या हो गया, 0। तो फिबो ऑफ 0 इस स्टैक ट्रेस को पुश किया गया है, और n इस समय है 0, तो वो हिट करेगा इस पहले वाले इफ को, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 ट्रू इसको मिलेगा, फिर रिटर्न करेगा 0। रिटर्न करने के बाद ये स्टैक ट्रेस का भी एग्जीक्यूशन पूरा हुआ, उसमें से जो कोड था रिटर्न करने के बाद वो स्टैक ट्रेस भी पॉप हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और फिबो 2 को उसने दिया 0। तो अब फिबो n-1 और फिबो n-1 प्लस फिबो n-2 ये पूरा का सम दैट इज 1 + 0 ये रिटर्न हो जाएगा फिबो 2 इस स्टैक फ्रेम से। तो रिटर्न करते समय 1 रिटर्न करेगा फिबो ऑफ 3 को, जो कि अभी भी स्टैक मेमोरी में है, उसकी फ्रेम मेमोरी में है। फिर फिबो ऑफ 3 में भी फिर से ये फिबो n-1 लेफ्ट साइड का पार्ट एग्जीक्यूशन खत्म हुआ था उसका, लेकिन फिबो n-2 इस पार्ट का एग्जीक्यूशन रह गया था, तो फिबो n-2 को कॉल गया। इस समय फिबो 3 में n इक्वल टू 3 था, इसीलिए n-2 मतलब 3 - 2 1 हो गया, तो फिबो 1 की स्टैक फ्रेम फिर से पुश हो गई। उसके बाद 1 n की वैल्यू 1 थी, इसीलिए रिटर्न 1 हो गया, n इक्वल टू 1 ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। रिटर्न हो गया मतलब स्टैक फ्रेम भी पॉप हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जाते जाते इस स्टैक फ्रेम ने रिटर्न किया है 1, जो कि अभी भी है फिबो 3 पे, फिबो 3 के स्टैक फ्रेम में। वहां पे ये अब पूरा इवेल्युएट हो जाएगा, दैट इज 1 + 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को रिटर्न किया जाएगा जहां से उसने कॉल किया था, यानी कि फिबो ऑफ 4 में। तो फिबो ऑफ 4 में 2 ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब फिबो ऑफ 4 में भी सेम फिबो n-1 ये जो था ये इवेल्युएट हो चुका था, लेकिन प्लस फिबो n-2 इसका इवेल्युएशन बाकी था। तो फिबो n-2 को कॉल गया रिकर्सिवली, तो n क्या था, 4 था, n-2 मतलब 2 हो गया, तो n की वैल्यू अभी 2 है। फिबो ऑफ 2 को कॉल गया, फिबो ऑफ 2 की स्टैक फ्रेम पुश हो गई। अब फिबो ऑफ 2 में n2 है, इसीलिए वो फर्स्ट इफ में भी नहीं गया, सेकेंड इफ में भी नहीं गया, इसने फिर से रिकर्सिवली कॉल किया फिबो n-1 को, तो उसका क्या था, n2 था, इसीलिए n-1 1 हो गया, फिबो ऑफ 1 की स्टैक फ्रेम पुश हो गई। अब क्योंकि n 1 है तो वो हिट करेगा रिटर्न 1 में, n इज टू 1 ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और उसने रिटर्न किया 1। रिटर्न करने के बाद फिबो ऑफ 1 की स्टैक फ्रेम पॉप हो जाएगी, जाते जाते फिबो ऑफ 2 को वो 1 देते जाएगा, तो 1 यहां पे आ गया। फिबो ऑफ n-1 ये रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद ये कॉल करेगा फिबो n-2 को। अब n इस केस में क्या था, 2 था, तो 2 - 0 0 हो गया, फिबो ऑफ 0 की स्टैक फ्रेम पुश हो गई। अब क्योंकि n फिर से 0 है तो वो रिटर्न करेगा 0। रिटर्न करने के बाद वो फिबो ऑफ 0 की स्टैक फ्रेम पॉप हो जाएगी, और वो जाते जाते फिबो ऑफ 2 को 0 देते जाएगा। अब 1 + 0 इसकी वैल्यू होती है 1, तो यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन फिर से इवेल्युएट होगा, इसका एडिशन जो होगा वो आता है 1 + 0 = 1। वो रिटर्न किया जाएगा उसके कॉलर फंक्शन को, या उसके पहले वाले स्टैक फ्रेम को जिसने उसको कॉल किया था, विच इज फिबो ऑफ 4। तो फिबो ऑफ 4 में पहले से ये फिबो ऑफ n-1 की जगह पे 2 आ चुका था। अब फिबो ऑफ n-2 इसको रिजॉल्व करके पूरी तरीके से 1 आ गया,
तो वो 2+1 इसका एडिशन करेगा, इसका इवेल्युएशन करके उसका आंसर आता है 2+1 = 3। फिर वो 3 को रिटर्न करेगा एंड दैट विल बी आवर फाइनल आउटपुट। तो इस प्रकार से ये रिकर्शन ट्री फॉर्म होती है और इस प्रकार से एक स्टैक पुश होता है, उसको उसके कंडीशंस अगर इफ में हिट होते हैं तो वो पॉप होता है और वैसे करते करते वो रिटर्न करते करते अपने को आंसर देके चला जाता है। अब इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखेंगे तो वो आती है बिग O ऑफ 2n-1, बट -1 इज नेग्लिजिबल ओवर हियर, इसीलिए हम इसका रिजल्टेंट या फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं बिग O ऑफ 2n। अब वो कैसे आती है उसको इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इस रिकर्सिव ट्री में आप देख सकते हो इट इज अ ट्री, वी कैन कॉल इट एज अ बाइनरी ट्री ऑल्सो, जिसमें हर एक नोड को 2 चिल्ड्रन है स्ट्रिक्टली, या ज्यादा से ज्यादा 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में भी हम यही अज्यूम करते हैं कि अगर इस ट्री को सभी नोड्स को 2 चिल्ड्रंस है, फिर वो वर्स्ट केस कंडीशन हो सकती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होने के वजह से इसको हम 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी जो हाइट है उसको हम n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस ट्री की अगर हाइट हम देखेंगे 1 2 3 4 आती है, इसीलिए 4 - 1 यहाँ पे है, लेकिन -1 नेग्लिजिबल होने के कारण इसको हम 2n कंसिडर करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज अपर बाउंड और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और बात रह जाती है, इस ट्री को, इस रिकर्शन ट्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, लाइक लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन की कमतरता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फिबो ऑफ 2 यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिबो ऑफ 2 यहाँ पे भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फिबो ऑफ 1 यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिबो ऑफ 0 यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, फिबो ऑफ 1 यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो फिबो ऑफ 2 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, फिबो ऑफ 1 3 बार कैलकुलेट हो रहा है, फिबो ऑफ 0 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। एक वैल्यू जिसको हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखे हैं, करके हुआ है, इसी को हम फिर से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, इसी की वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत वर्स्ट केस में 2n तक जा रही है। तो इसका एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग में या इसका एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आता है मेमोराइजेशन से। मेमोराइजेशन इज नथिंग बट कैशिंग द वैल्यूज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड, मतलब पहले हमने उस वैल्यू को ऑब्टेन करके रखा है तो उसको हम रिकैलकुलेट नहीं करेंगे। बाद में अगर वो वैल्यू को रिकैलकुलेट करने की नौबत या सिचुएशन आती है तो सिर्फ उसको यूज करेंगे क्योंकि हमने पहली बार इसको कैलकुलेट करके रखा होगा। तो इसका कोड कुछ इस तरह से होता है। ये सीपीपी का सॉल्यूशन होने के कारण हम मैप ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि इंट की स्टोर करेगा और इंट वैल्यू स्टोर करेगा और उस मैप का वेरिएबल होगा, वेरिएबल का नाम होगा एमपी। तो हर एक इटरेशन में हम देखेंगे कि एमपी में अगर कोई वैल्यू mp.count n, तो मतलब n अगर हमने यहाँ पे 1 पास कर दिया और 1 एज अ की नॉट इक्वल टू 0 टाइम्स, मतलब mp में अगर 1 नाम की 0 टाइम्स नहीं है, दैट मीन्स mp में वो रिकैलकुलेट या पहले से हमने कैलकुलेट करके रखा है, इसकी सिर्फ वैल्यू हमें चाहिए तो हम वो रिटर्न करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हम नीचे आएंगे और हम वहां पे mp ऑफ n में ये फिबो n-1 और फिबो n-2 या फिब n-1 प्लस फिब n-2 इसका रिजल्ट याद करके या इंसर्ट करके रख देंगे, ताकि अगली बार अगर हमें वो फिर से कैलकुलेट करना पड़े तो रिटर्न mp ऑफ n इस स्टेटमेंट से हमें वो रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास वो वैल्यू प्रायरली कैलकुलेटेड होगी। तो दिस कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन that will increase the or that will optimize this problem. So that's all I wanted to show in this video. Hope you like this video, hope you like this animation kind of thing and hope this is more clearer. आप ये वीडियो फिर से देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, एक ही बार में आपको ये रिकर्शन ट्री और ये मेमोराइजेशन और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के रखना पड़ेगा, फिर वो आपके दिमाग में छप जाएगा लाइफ टाइम के लिए। Thank you for watching this video. Let me know in the comments the feedback of this video and make sure you like, you share this video and you subscribe to this channel. Thank you so much. Bye.